क्या हो अगर दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद पर इतना कंट्रोल हासिल कर लिया जाए कि दुनिया खुद ब खुद आपकी मर्जी से चलने लगे। चलिए आज हम डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं उस माइंडसेट को जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की बुनियाद है। पता है, ये एक मास्टर ऑब्जर्वर की कोर फिलॉसफी है। एक ऐसा आइडियल जो अयानो कोजी जैसे किरदारों में दिखता है। मतलब जब बाकी सब लोग इमोशंस में बह जाते हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट पीछे हटकर पूरे खेल को देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द अयानो कोजी माइंडसेट। ये जो माइंडसेट है ना, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है: डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और इमोशनल कंट्रोल। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि स्ट्रेस में हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन ये माइंडसेट हमें उस मोड से निकालकर एक ऑब्जर्वेशन मोड में रहने के लिए ट्रेन करता है। एक ऐसी स्टेट जहां फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से, एनालिसिस से लिए जाते हैं। जहां एक आम इंसान सिचुएशन पर बस रिएक्ट कर देता है, वही एक ऑब्जर्वर वो लाइफ को एक शतरंज के बिसात की तरह देखता है। हर चाल, हर बातचीत, यहां तक कि हर चुप्पी, सब कुछ एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपनी भीतरी दुनिया में महारत। बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से पहले किसी को भी अपनी अंदर की दुनिया को जीतना होता है, क्योंकि असली पावर की शुरुआत सेल्फ कंट्रोल से ही होती है। हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की जंग चलती रहती है। कोई भी सिग्नल, कोई भी बात पहले हमारे इमोशनल ब्रेन तक पहुंचती है और उसके बाद लॉजिकल ब्रेन तक। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हम सोचने से पहले महसूस करते हैं और बस इसी 1 सेकंड के फासले में हम कंट्रोल खो देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब कोई हमें सबके सामने कुछ कहता है या टारगेट करता है, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है और सर्वाइवल के लिए लॉजिकल हिस्से को शट डाउन कर देता है। इसीलिए तो अक्सर सही मौके पर सही जवाब याद ही नहीं आता, बाद में आता है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल लूप को तोड़ा कैसे जाए? उसके लिए है ये 4 स्टेप प्रोसेस। पहला, रुकें। दूसरा, अपनी भावना को ऑब्जर्व करें। तीसरा, उससे खुद को डिटैच करें। और चौथा, लॉजिक का इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड से निकालकर थिंकिंग मोड में वापस ला सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है ना? आप किसी इमोशन को देख सकते हैं, उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन उस पे एक्ट करना है या नहीं, ये फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मास्टर बनना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बाहरी दुनिया को पढ़ना। अंदरूनी कंट्रोल के बाद अब फोकस करते हैं दूसरों को पढ़ने और समझने की कला पर। शब्द अक्सर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर वो कभी नहीं बोलता। ये टेबल उन नॉन वर्बल क्यूज के लिए एक गाइड की तरह है जो किसी इंसान की असली हालत को बता देते हैं। आवाज में एक हल्की सी कंपी या चेहरे पर एक पल के लिए आया एक्सप्रेशन हमेशा सच बता देता है। लोगों के बिहेवियर को बेहतर समझने के लिए इन 4 साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स को देखते हैं। पहला है न्यूरोटिक, जो हमेशा चिंता में रहता है। दूसरा, डिस्ट्रस्टफुल, जिसे हर किसी पर शक होता है। तीसरा, हाइपर सेंसिटिव, जो छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है। और चौथा, सिनिकल, जिसे लगता है कि हर कोई मतलबी है। इन पैटर्न्स को पहचानने से किसी के अगले कदम का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। ओके, अब बारी है सेक्शन 4 की, खेल को प्रभावित करना। इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बाद अब देखते हैं कि इन स्किल्स का इस्तेमाल करके सिचुएशंस को अपने फेवर में कैसे मोड़ा जाए। ये डार्क साइकोलॉजी की एक कह सकते हैं क्लासिक टेक्निक है, और ये काम इसलिए करती है क्योंकि इंसान की कंट्रोल और आज़ादी की गहरी इच्छा को पूरा करती है। यहां मकसद किसी को मजबूर करना नहीं है, बल्कि उनकी चॉइस को ऐसे फ्रेम करना है कि उन्हें लगे फैसला उनका है, जबकि पूरा गेम आपका होता है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये कमाल का इफेक्टिव है। जैसे ये पूछने के बजाय कि क्या तुम ये काम करोगे, ये पूछिए तुम ये काम आज करोगे या कल। अब उन्हें लगता है कि चॉइस उनके पास है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही ऑप्शन में आपका काम हो रहा है। यही है बिना जोर जबरदस्ती के कंट्रोल। ये टेक्निक इंसान की एक बहुत ही बेसिक आदत का फायदा उठाती है, अपनी आज़ादी को बचाने की आदत। साइकोलॉजिकली जब भी हमारी आज़ादी पर खतरा आता है तो हम उसे वापस पाने के लिए विद्रोह करते हैं। बस इसी को रिएक्टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को सीधे सीधे काम करने के लिए कहने के बजाय बस ऐसे ही कह दीजिए, यार ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे कर पाएगा।
ये सुनते ही उनके ईगो को चोट लगेगी और वो इसे गलत साबित करने में लग जाएंगे और वही करेंगे जो आप असल में चाहते थे। चुप्पी कोई पैसिव चीज नहीं, बल्कि एक एक्टिव हथियार है। होता क्या है कि इंसान बातचीत में खालीपन से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे भरने की कोशिश करता है। यही चीज एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है और सामने वाले को ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देती है। ये खामोशी सामने वाले के मन में एक बेचैनी और गिल्ट पैदा करती है। उसे लगता है कि शायद उसका झूठ पकड़ा गया है और इसी दबाव में आकर वो अक्सर सच बोल देता है। और अब सेक्शन 5, शक्ति का असली स्रोत। तो आखिर में हम वापस आते हैं सबसे जरूरी बात पर, उस कोर फिलॉसफी पर। सच्ची शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। तो असली जीत किसी और को हराने में है ही नहीं। असली जीत है अपने अंदर के इमोशनल उतार चढ़ाव पर काबू पाना। जब कोई अपने इमोशंस, रिएक्शंस और एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है तो वो किसी भी माहौल में अपने आप पावरफुल बन जाता है। ये एक बहुत ही यादगार बात है जो पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। जो इंसान किसी बेइज्जती या प्रेशर के बीच भी अपना बैलेंस बनाए रख सकता है, वो साबित कर देता है कि वो अपने दिमाग का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। तो असली सवाल यही रह जाता है, कोई अपनी भावनाओं का गुलाम बनेगा या उनका मालिक? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।